नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड में नए जिले बनाने का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नए जिले बनाने के संकेत भी दिए हैं। बीजेपी ने संगठन के लिहाज से अब 19 जिले बनाए हैं और सरकार भी जल्द नए जिले बनाने पे फैसला ले सकती है। लंबे समय से नए जिले बनाने की मांग चल रही है और उत्तराखंड में नए जिले बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही सरकारों ने नए जिलों का मामला ठंडे बस्ते में डाले रखा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर नए जिले बनाने के पे विचार करने को कहा है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए जिलों की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है और सरकार जल्द इस पर विचार करेगी कि प्रदेश में कहां-कहां पुनर्गठन हो सकता है, वास्तव में कहां नए जिले की जरूरत है और इस बारे में सभी जनप्रतिनिधियों से बात की जाएगी। इस दिशा में चर्चा करके आगे बढ़ा जाएगा। तो आपको यह भी बता दें कि हाल ही में बीजेपी संगठन ने 5 नए संगठनात्मक जिले बनाए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड राज्य में 5 नए जिले बनाए जाने की चर्चाओं ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। ये मांग काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहाँ कहाँ पुनर्गठन हो सकता है, कहाँ वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। ये मांग और उत्तराखंड में एक बार फिर से नए जिलों के गठन को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी है। जहां एक तरफ सीएम धामी ने जिले बनाने की बात कही और जल्द इस पर मंथन करने की बात सामने आई, उन्होंने कहा, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने साफ कहा कि क्या जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए ये शिगुफा छोड़ा जा रहा है। कॉमन सिविल कोड कोई कह रहा है, भू कानून ताकि जो चले, जो चूल्हे हैं वो हिल गई हैं बीजेपी की भर्ती घोटाले और अन्य घोटालों से, और इसीलिए ध्यान हटाने के लिए इस तरह के जिले बनाने का जो मुद्दा है वो एक बार फिर सुर्खियों में लाया जा रहा है। जिले बनाने वाली खबर में कुछ सच्चाई है, केवल ध्यान हटाने के लिए जैसे ये सगुफा छेड़ा जा रहा है कि कॉमन सिविल कोड, कोई कह रहा भू कानून, ताकि जो चूल्हे हिल गई हैं भाजपा की भर्ती घोटाले से और दूसरे घोटालों से, तो मुझसे ध्यान हटाया जा सके, फोकस वहाँ से हटाया जा सके। तो यदि इसलिए जिला वाला कहा जा रहा है या वास्तव में मुख्यमंत्री जी चाहते हैं जिले बने, और यदि वास्तव में चाहते हैं तो मैं उनको बधाई दूंगा। हम उनके लिए होमवर्क करके गए हैं, 11 जिलों के प्रस्ताव हमने बना करके रखे हैं और सारा होमवर्क किया है। तहसीलें बनाई हैं, पटवारी हल्के बनाए हैं, उप तहसीलें जहाँ बननी हो वो बना। हरिद्वार में पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है। पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए चुनाव होगा और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव होना तय है। 6 से 8 सितंबर तक पंचायत चुनाव के लिए नामांकन होगा, जबकि 9 से 11 सितंबर के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। 12 सितंबर को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन वापिस हो सकेंगे और 26 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 28 सितंबर को मतगणना होगी। तो हरिद्वार पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 से 8 सितंबर तक नामांकन होंगे, जिसके बाद 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। और इसी तरीके से अलग अलग तारीखें हैं, यानी 9 से 11 सितंबर के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 12 सितंबर को नामांकन वापस लेने की तारीख तय की गई है। 13 सितंबर को प्रतीकों का आवंटन होगा और मतदान 26 सितंबर को होगा, जबकि मतगणना 28 सितंबर को होगी। और खबर देहरादून से है, जहां यूके एसएससी पेपर लीक केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने फिरोज हैदर को गोवा से गिरफ्तार किया है और इस गिरफ्तारी के बाद अब तक जो गिरफ्तारियों की संख्या है वो 30 तक पहुंच चुकी है। यानी इस मामले में अब तक 30 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
फिरोज हैदर लखनऊ से हल्द्वानी लाता था पेपर और नकल माफिया केंद्रपाल से संपर्क में था फिरोज हैदर। लखनऊ का रहने वाला है फिरोज। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक केस में उत्तराखंड एसटीएफ को एक और कामयाबी हाथ लगी है, जहां एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी की है और अब तक इस मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस आरोपी का नाम फिरोज हैदर है, जो उत्तर प्रदेश का नकल माफिया गिरोह से जुड़ा हुआ था और उत्तराखंड एसटीएफ के मुताबिक फिरोज हैदर वो व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ लखनऊ से हल्द्वानी तक पेपर लेकर आया था। हल्द्वानी में फिरोज हैदर ने यह पेपर शशिकांत को दिया था और उत्तराखंड एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया कि फिरोज हैदर का यूपी के नकल माफिया केंद्रपाल के पास धामपुर में आना जाना था। तो इस मामले में लगातार गिरफ्तारियों का दौर जारी है और एक एक करके एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है ताकि पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। अब तक 30 लोग गिरफ्तार किया जा चुके हैं। आज हमारी एसटीएफ ने 30वीं गिरफ्तारी की। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुल मिलाकर के जितने माफिया थे किसी तरह मिल कर के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कराते थे और फिर वो पेपर लीक जो है 4-5 बड़े जो कह सकते हैं जो इसमें बड़े अभियुक्त हैं, बड़े गैंगस्टर हैं माफिया, उनके पास जाता था और वो विभिन्न बच्चों को इकट्ठा करके लाके उनको बेचते थे। तो ये जो शशिकांत जो भी लास्ट में अरेस्ट हुआ है उसको पेपर इसने उपलब्ध कराए थे, ये इसकी भूमिका है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एसटीएफ हमारी पूरी पारदर्शिता से लगी है और उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो यूके एसएसएससी पेपर लीक केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का असर दिखने के साथ साथ योग्य मेहनती युवाओं को किसी भी कीमत पे परेशान नहीं होने देने का साफ संदेश सामने आया है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जोगरान के नेतृत्व में युवा अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपना दर्द रखा और मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मेहनती अभ्यर्थियों के लिए सरकार रास्ता निकालने जा रही है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि किसी बड़े संगठित अपराध और युवाओं के साथ हो रहे बड़े धोखे के खिलाफ सीधा मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला लिया। यूके एसएससी पेपर लीक मामले में करीब 40 दिन की जांच में 30 अपराधियों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें नकल माफिया केंद्रपाल और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हाकम सिंह और इसके नेटवर्क को एसटीएफ ने तोड़कर रख दिया। उत्तराखंड एसटीएफ ने गोवा तक सफर तय करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। यही नहीं, पुष्कर धामी सरकार ने पूर्व में हुई परीक्षाओं में जिनकी भर्ती हो चुकी है, जैसे वन और पुलिस भर्ती की भी जांच के आदेश दिए हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी भरोसा दिलाया है जो कई साल की मेहनत के बाद परीक्षा में पास हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि किसी भी कीमत पर युवाओं की मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। मुख्यमंत्री से युवाओं की मुलाकात कराने वाले राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जोगरान भी सीएम पुष्कर धामी की इस पहल का दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो न्याय प्रणाली है या न्याय का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होने दी जाएगी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जमाने के सामने समय से हिंदुस्तान न्याय व्यवस्था के लिए पंच परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था रहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से नौजवानों ने और हमने मिलकर यही उनको निवेदन किया है कि आप जो मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से मेरिट पे चयनित होके आए हैं, आप उनको ज्वाइनिंग दीजिए, उनसे शपथ पत्र लीजिए। शपथ पत्र में इतना उल्लेख करवाइए कि अगर किसी पर भी बाल बराबर भी खरोंच आएगी तो उनको टर्मिनेशन करेंगे, भविष्य में आवेदन करने से उत्तराखंड में वंचित कर देंगे। मुख्यमंत्री जी आश्वस्त हुए, वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि अभी हम परीक्षण करा रहे हैं, निश्चित रूप में न्याय सबके साथ होगा और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको ज्वाइनिंग देने पर विचार जरूर करेगी सरकार और उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये एक बड़ा गोरख धंधा है जिसकी सफाई करते हुए सरकार एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। एक बड़ा संदेश माफियाओं में देना शुरू हो गया है, योग्य युवाओं की अनदेखी नहीं होगी। हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस प्रकार का आपराधिक काम है, ये भविष्य में न हो, इसलिए इस पर हम कठोर कार्रवाई, हमने एसटीएफ को कल उनके अधिकारियों को कल बुलाया है, पूरी हमने बड़ी बैठक की है
उस बैठक में ठोस तरीके से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी संपत्तियों की जांच हो, उन पर गुंडा एक्ट और रासुका जैसी जो धाराएं हैं वो लगाई जाएं और भविष्य में जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए हम एक रास्ता तलाश रहे हैं कि किसी भी होने वाली परीक्षाओं में विलंब न हो, इसलिए सारे पहलुओं पर ध्यान रखें। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से हमारे परीक्षार्थियों को विलंब न हो, उनके कैरियर पर कोई फर्क न पड़े और भविष्य में उत्तराखंड राज्य से ये पूरे देश के लिए नजीर बने, इसलिए हम इस पर कठोर कार्रवाई करें। जिस नकल माफिया हाकम सिंह के लिए कभी दूरस्थ इलाके में हेलीकॉप्टर भेजा जाता था, ये मुख्यमंत्री धामी की ही धमक है कि वो जेल में अब चक्की पीस रहा है और उसके गुर्गे भी जेल जा रहे हैं। अब इनकी संपत्तियां अटैच होने के साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की भी तैयारी है। यूकेएसएससी पेपर लीक में राज्य गठन के बाद शायद पहली बार इतनी बड़ी और त्वरित कार्रवाई हो रही होगी कि करीब 40 दिन के भीतर 30 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने युवाओं को एक और आश्वासन दिया है कि मेहनती योग्य युवा निराश न हो और सरकार उनकी मेहनत को जाया नहीं होने देगी। देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि पुरानी परीक्षाओं का आखिर क्या परिणाम निकलता है और यूकेएसएससी मामले में तेजी से जांच कर रही एसटीएफ के शिकंजे में अब और कितने बड़े मगरमच्छ आते हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपने नए पदाधिकारियों का गठन कर दिया है। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सभी नए पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन के विस्तार को लेकर सभी को निर्देश दिया गया, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ने समय सीमा तय करते हुए कहा था कि आगामी 15 सितंबर तक संगठन का पूर्ण विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत अब प्रकोष्ठों का गठन होना है। जिस संबंध में प्रकोष्ठ प्रभारी पुष्कर काला का कहना है कि हमारी पार्टी में वर्तमान में 15 प्रकोष्ठ हैं, लेकिन संगठन की आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्रीय आधार पर अन्य प्रकोष्ठ का गठन भी किया जा सकता है, जिसके लिए वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर चारधाम और कई दूसरे प्रकोष्ठों का गठन भी किया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समाज के हर अंग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। पार्टी सर्वव्यापी बने, सर्वस्पर्शी बने, उसके लिए पहले तो हमारे मोर्चे हैं 7, फिर हमारे 17 प्रकोष्ठ हैं और आवश्यकता अगर हमको रही प्रदेश के अंदर, हम 2 या 3 मोर्चे ऐसे गठित कर सकते हैं जिनका यहाँ पर गठित किया जाना अनिवार्य होगा या आवश्यक होगा। तो हम पूरी पार्टी लग करके अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बात करके तुरंत ही इसमें सही मोर्चों का प्रदेश स्तर पर गठन करें। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहरीली गैस के संपर्क में आए लोगों और अधिकारियों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इसके बाद अजय भट्ट ने सिरसा मोड़ पे हुए हादसे में घायल मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल जाना और अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी हर संभव मदद की जाए। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इलाज में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। वाले भी थोड़ा बहुत किसी के सर में दर्द है और हल्का फुल्का है, काफ़ी उनकी स्थिति भी काफ़ी ठीक है। जिनको चोट आई थी अभी, जो 2 वाहनों के कारण हुई थी, टक्कर के कारण, वो सब के सब अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। एक से हमने पूछ लिया है और गैस वाले के बारे में भी पूछा है, तो सारे लोग अभी स्थिर हैं और ठीक हैं, प्रोग्रेस हो रही है। कुछ लोगों को तो आज या कल तक छुट्टी। और बाहरी प्राचार्य की नियुक्ति के विरोध में मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बाहरी व्यक्ति को मसूरी एमपीजी कॉलेज का प्राचार्य बनाया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता कॉलेज प्रबंधन के अध्यक्ष हैं, इसलिए वो अपने खास रिश्तेदार को कॉलेज का प्राचार्य बना रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार और छात्रों का कहना है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से नियुक्ति में धांधली चल रही है, उसी तरह मसूरी एमपीजी कॉलेज में भी प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर धांधली की गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मसूरी में एक लौता उच्च शिक्षा विद्यालय है और उसमें अनेकों चीज़ अभी सुधार के लिए बची हुई है, परंतु जब जब यहाँ पे कुछ नई चीज़ आती है तो उसमें धांधलेबाजी का नाम जरूर आता है। जैसे यहाँ पर अभी आया है कि नवनियुक्त प्रिंसिपल यहाँ पर आने वाले हैं, उनका चयन हो चुका है, परंतु किस आधार पर? हमारी इन कुलपति जी से, प्रबंधक समिति जी से एक ही मांग है कि सबसे पहले यहाँ पे एक गठन होना चाहिए, आयोग गठन होना चाहिए, जिसके आधार पर यहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि जितने भी रिक्त पद यहाँ पे रिक्त हैं शिक्षक पद पे, उन सब की नियुक्ति एक योग्यता का यहाँ पे टीचर आ जाए,
उसी प्रकार प्रिंसिपल भी एक योग्य प्रिंसिपल आए। तो हमारी इनसे यही मांग है कि सबसे पहले एक आयोग का गठन करें, उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी उनका जिक्र रखें। तो हमारी इनसे यही मांग है। और उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बड़े पैमाने पे नकली गुटखा बनाया जा रहा है। ऐसे ही एक नकली गुटखे की फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने कुंडा थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर बसई इलाके में यहां पे छापेमारी की थी और नकली गुटखा बनाने का भांडाफोड़ किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के द्वारा एक ये कबाड़ियों की दुकानों की चेकिंग का सघन अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान एक कबाड़ी की दुकान पर जब छापा मारा गया तो वहाँ पर 2 तरह के काम किए जा रहे थे। एक तो वहाँ पर उसके पास जो भी प्लास्टिक था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक वहाँ पे बनाया जा रहा था, जबकि उसके पास प्लास्टिक का दाना बनाने का लाइसेंस था। उसकी आड़ में वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का निर्माण कर रहा था। और दूसरी चीज़, वहाँ पर अलग अलग कंपनियों के, ब्रांडेड कंपनियों के गुटखे के रैपर पाए गए, जिसमें वो लोकल स्तर से अपनी मशीन से गुटखा बना रहा था और उसको उसमें पैकेजिंग कर उसकी सप्लाई करने का काम करता था। इस चीज़ को देखते हुए, दोनों कार्रवाइयों को देखते हुए वहाँ से हमने 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। रुड़की में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद पुलिस की टीम ने गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में एक मकान पर छापेमारी की। इस मकान में विवेक कुमार नाम का एक युवक किराए पर रहता था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसके कमरे की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को 350 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस आरोपी को अपने साथ पंजाब ले गई। पास 3 आदमी पकड़े थे हमने, जिसमें 200 इंजेक्शन पकड़ा था उनके पास से पंजाब में। और थाना मंडी गोविंदगढ़ हमारा डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब का थाना है, वहाँ हमने केस रजिस्टर किया था। ये वो इंजेक्शन जो रुड़की में से लेकर गए थे और रुड़की में हमने एक विवेक नाम का आदमी है, उसको पकड़ा है आज, जिसने उनको पहले इंजेक्शन सप्लाई किए थे। और वो इंजेक्शन अब इनसे दोबारा फिर 350 इंजेक्शन इसके घर में से भी पकड़ा गया। इस तरह के नशीले इंजेक्शन? जी नशीले इंजेक्शन। नहीं, इंजेक्शन ही है। पास 3 आदमी पकड़े। जिला विधिक प्राधिकरण के तहत राजधानी देहरादून में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसके तहत कंपाउंडिंग प्रकृति के तमाम मामलों का आपसी सहमति से निपटारा होगा। इसके लिए अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज हर्ष यादव ने बताया कि इससे पहले 13 अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई थी, जिसमें 1943 मामलों का निपटारा किया गया था। पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेशनल लोक अदालत में जो भी मामले हमारे नियत किए जाएंगे, वो अगर पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से निस्तारित होते हैं तो उन मामलों की कोई अपील नहीं होती है, जिससे जनता का काफ़ी समय और धन की बचत होती है। दूसरा, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा पहला प्रोग्राम ये था कि जो हमारे लॉ कॉलेजेस जितने जनपद देहरादून में कार्यरत संस्थित हैं, उन सभी से हम उनके स्टूडेंट्स को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रत्येक लॉ कॉलेज से हम 10-15 स्टूडेंट को मंगाएंगे और उनको जो लोक अदालत के वर्किंग की तरीके हैं, उनको किस तरीके से कार्य करती है, ये बताएंगे। पहला तो जैसा मैंने आपको बताया। और हरिद्वार में बढ़ते डेंगू के मरीजों की संख्या को देखते हुए नगर निगम अलर्ट हो गया है। नगर निगम ने 60 वार्ड के लिए 20 मशीन मंगाई है, जिससे शहर में इन मशीनों से दवाओं का छिड़काव किया जाएगा, जिससे डेंगू का मच्छर जो है पनप नहीं पाएगा। और नगर द्वारा लगातार शहर वासियों से आग्रह किया जा रहा है कि कहीं पर भी पानी को इकट्ठा ना होने दें और सफाई का विशेष ध्यान रखें। 10 दिनों में करीबन 3 केसेस हमारे यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं, तो उसी के तहत पूर्व में भी हम लोग करीबन 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मशीन्स न होने के कारण हम लोग सारे एरिया को नहीं कवर कर पा रहे थे। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि मशीनें की जाएंगी, तो हम लोगों ने इसका टेंडर करने के पश्चात हमें मशीनें डिलीवर हुई हैं। तो इसको सभी वार्ड, हमारे 60 जो वार्ड्स हैं, उनके सभी क्षेत्रों में हम लोग डिप्लॉय करेंगे और इसमें जो इसको ऑपरेट करेंगे उसको भी हम लोग ट्रेनिंग करवा दी गई 10 दिनों में। और अब नई मशीनें मंगाई गई हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी की हैं, फॉगिंग मशीन भी है और स्प्रे मशीन भी है। और जिस हिसाब से मैंने साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उम्मीद है कि शहर में इस बार डेंगू का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। नगर
मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी के सौजन्य से छठा स्वर्गीय रमेश भारती स्मृति जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल के द्वारा ये किया गया और 2 साल के कोरोना काल बाद शुरू हुई है ये फुटबॉल प्रतियोगिता। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। ये नगर पालिका ने भिलाड़ू की जो ज़मीन 60-65 बीघा ज़मीन हमने फॉरेस्ट से निकाल करके वन विभाग उत्तराखंड के वन विभाग को ट्रांसफ़र की थी और उसमें कुछ कार्य भी हुआ था जो कि राजा नेशनल पार्क की वजह से उसको कई बीच में दखलंदाजी हुई और आज जो स्टेडियम है कहीं पर भी बनने के कगार पे नहीं, बहुत बड़ा हुआ। हम आज भी सरकार से लड़ रहे हैं, 5 साल भाजपा की सरकार रही, हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। तो माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं स्टेट की, मैंने उनसे आग्रह किया था कि मसूरी में भिलाड़ू जो इससे खेल मैदान है वो मैदान आपके लिए इन बच्चों को अवसर प्रदान करेगा। तो हम आप लोगों के मार्फत सरकार से भी चाहते हैं कि सरकार माननीय मुख्यमंत्री और माननीय खेल मंत्री इस पर विशेष ध्यान दें कि मसूरी में एक मैदान है। माननीय मंत्री जो यहाँ के विधायक हैं वो मंत्री हो गए हैं, वो ये खुशकिस्मती थी कि और तेज़ी से काम होता, लेकिन वो काम तेज़ी की बजाय अभी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नगर पालिका कप है और जो कि स्वर्गीय रमेश भारती जी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है और ये लॉकडाउन के बाद मसूरी में फुटबॉल की पहली प्रतियोगिता है। मसूरी शहर की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की 12 टीमें भाग ले रही हैं और ये अंडर 15 के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि बच्चे खेलों के प्रति आगे बढ़ें। और क्योंकि आप देखते हैं युवा आजकल नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, हमारा प्रयास है कि बच्चे खेलें। और अब दुर्भाग्य मसूरी के लिए कि इतना बड़ा पहाड़ों की रानी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टेडियम और सितारगंज के ग्रामीण इलाकों में राजस्व विभाग द्वारा खोदे गए तालाबों में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए सितारगंज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसान नवीन मंडी स्थल में 1 दिवसीय धरने पर बैठे। किसानों ने उपजिलाधिकारी तुषार सैनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार देखिए बात में दम है न्यूज़ 1 इंडिया की कंसल्टिंग एडिटर गरिमा सिंह के साथ।